नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कुदरती आपदा के शिकार हजारों लोगों को मिलेगा आशियाना, सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने दिए संकेत। हजारों में है प्रभावितों की संख्या। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर अहम बैठक, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी हरिद्वार में मौजूद। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। चारधाम यात्रा न चलने पर रोजी रोटी का संकट, बिजली पानी के बिल आने से बढ़ रही चिंता। उत्तरकाशी में होटल स्वामियों के चेहरे पर छाई मायूसी। धारचूला में दारमा घाटी की महत्वपूर्ण सड़क कई महीने बाद भी बंद, परेशानी को लेकर क्षेत्र की जनता में रोष, उप जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। चमोली में बारिश के साथ आए भारी मलबे से पंचायत घर तबाह, एक की मौत, 5 घायल। लगातार उत्तराखंड में भी बढ़ रहा कोरोना का कहर, मंगलवार को 485 नए मरीज मिले, 6 की मौत, संक्रमितों की संख्या 16,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता दें कि महाकुंभ को लेकर अहम बैठक है आज। अखाड़ा परिषद की होगी बैठक। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अहम बैठक आज। अखाड़ा परिषद की होगी बैठक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करण खुराना हमसे जुड़ चुके हैं। करण, सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ खास हो सकता है इस बैठक में? देखिए, बताना चाहूंगा कि अखाड़ा परिषद जो कि कुंभ मेला और करीब आता जा रहा है, तो अखाड़ा परिषद की एक अहम बैठक जिसमें 13 के 13 अखाड़ा जो है कि भाग लेंगे, वो आज इस बैठक में बैठेंगे और काफी प्रस्ताव पे ये लोग चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से कि कुछ प्रस्ताव की सूची इन्होंने इस तरह से तैयार करी है अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने कि जो भी स्नान घाट बनने वाले हैं वो अखाड़ों के इष्ट के नाम पर उनका नाम घोषित किया जाए। साथ ही नील धारा में जो भू समाधि की जो एक प्रदेश सरकार ने आदेशित निर्देश किया हुआ है कि भू समाधि नील धारा के आसपास बनेगी, उसको भी अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि वो औपचारिक तौर पर अखाड़ा परिषद को सौंप दी जाए। और भी कुंभ में आने वाले लोगों के लिए क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं, उसके लिए भी बहुत खास चर्चा होने जा रही है। और आज के बाद 28 से 29 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है अखाड़ा परिषद की। जी करण, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार से बड़ी खबर, महाकुंभ को लेकर अहम बैठक होगी आज। बता दें कि अखाड़ा परिषद की होगी बैठक। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बता दें कि सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, साथ ही साथ व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे लोगों की, और जो स्नान के लिए बनाया जाता है उनके नाम किस नाम पे होंगे, इस पर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की बैठक ली। इस बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर शिक्षक संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षक संगठनों की समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें समय पर सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले भुगतान, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। देश में बढ़ रही कोरोना वायरस के चलते बेरोजगारी और भुखमरी को लेकर भाजपा सरकार पर कोई सख्त कदम न उठाए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है, जिसके चलते आगामी 27 अगस्त को हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन कर सरकार का विरोध किया जाएगा। भाजपुर में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रीना कपूर के आवास पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने
पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान इंदिरा हृदयेश ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सही तरीके से नहीं चला पा रही है। कोरोना हो गया तो एक बात है, कोरोना का ना तो पहचान है ना इलाज कोई ठीक है, जो से बात करते हैं। तो कोरोना के सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना काल में होने जा रहा है वो है बेरोजगारी। तमाम लोग, अमेरिका जैसे देश में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, हिंदुस्तानी जैसे देश में भी 2-3 करोड़ तो अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्रियों से हटा दिए गए, प्राइवेट संस्थाओं से हटा दिए गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून की तनख्वाह नहीं मिली है। अब बेरोजगारी है तो बेरोजगारी से भुखमरी है, तो इससे बुरी स्थिति। नंबर 2 जो प्रमुख मुद्दा है वो है स्वास्थ्य सुविधाएं का बदहाल होना। स्वास्थ्य सुविधाओं का बदहाल होने से जो कोरोना संक्रमित होते हैं उन्हें लगता है कि वो काला पानी की सजा पा रहे हैं। दारवा घाटी की महत्वपूर्ण सड़क जो चाइना बॉर्डर से जोड़ती है कई महीने बाद भी बंद पड़ी है। इससे हो रही परेशानी को क्षेत्र की जनता में रोष है। सड़क बीआरओ और पीएमजीएसवाई की है। दोनों ही कार्यदायी संस्थाओं की नाकामी साफ झलकती है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क और एक तरफ चाइना का खौफ, दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता खाद्यान्न सब्जी दवाओं के लिए मोहताज है, परंतु अफसर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उप जिलाधिकारी धारचूला को क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन के मार्फत सूचित किया और चेतावनी दी कि उक्त सड़क को तत्काल खोला जाए, अन्यथा एक जन आंदोलन होगा जिसके लिए कार्यदायी संस्थाएं और प्रशासन जिम्मेदार होगा। लोग फंसे हुए तहसील धारचूला और तहसील बंगापानी में इस साल जो है अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण जो है जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो गए, लोगों के घरों भी टूट रहे हैं, जान माल की भी नुकसान हो रही है। और इस वर्षा से जो है बहुत सारे रोड हमारे जो है बंद हो गए हैं, लेकिन हम उन्हें तेज़ी से खोल रहे हैं। हमारी जौल जीबी मुंशियारी रोड जो है काफ़ी दिनों से बंद थी, खुल गई है। और जो है तवा घाट से गुंजी तक रोड काफ़ी दिनों से बंद थी, वो भी खुल गई है। हमारी तवा घाट से जो है दारमा वैली को जाने वाली तिदांग तक जो है वो रोड जो है अभी बंद है, उसको हम तत्काल खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। और नारायण आश्रम जाने वाली रोड वो भी बंद है, उसको भी खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो है जल्दी ही 5-6 दिनों में खुल जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां इन दिनों होटल स्वामियों के चेहरे रौनक के बजाय मायूसी छा रखी है। होटल स्वामियों का कहना है कि इस कोरोना काल में नुकसान हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान होटल व्यवसाय वालों को हुआ है। 4 धाम यात्रा न चलने से अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। पूरा मामला यमुनोत्री धाम का है, जहां इस यात्रा काल में लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। होटल स्वामियों ने सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया है। न यात्रा चली और न ही बिजली पानी का बिल व बैंक के लिए ऋण की किस्त आखिर कहां से भरे। एक तरफ रोजी रोटी का संकट, दूसरी तरफ बिजली पानी के बिल के आने से बढ़ रही चिंता। मैं यशवंत रावत यमुनोत्री धाम यमुना घाटी से बोल रहा हूँ। जैसा कि सारा उत्तराखंड जो है पर्यटन व्यवसाय पर जुड़ा हुआ है, पर्यटन व्यवसाय पर सब लोगों की जीविका जो है निर्भर है। और इस कोरोना काल में कोविड-19 के इस दौर में जो है वैसे तो पूरे देश में महामारी फैल रखी है और हर क्षेत्र में हर आदमी का नुकसान हुआ है, लेकिन इस यमुना घाटी में हम सब लोग जो है यात्रा सीजन पर ही निर्भर थे। और हमारा होटल जो है 6 महीने यात्रा सीजन के लिए हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। और इस समय जो है कुछ भी इतना भारी नुकसान हुआ है हम लोगों का, और सरकार की तरफ से हम लोगों को अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। तहसील के करारा महर ग्राम पंचायत के भटादी गांव के आपदा प्रभावित तहसील जब पहुंचे, जहां पर नायब तहसीलदार से शीघ्र विस्थापित करने और खतरे की जद में आए मकानों को रहने के लिए टेंट की व्यवस्था करने की मांग की गई। आपदा प्रभावितों ने बताया कि एक ही परिवार की खतरे की जद में है और कभी भी बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो सकता है। कैलाश राम ने बताया कि बारिश के कारण पूरा मकान ध्वस्त हो गया, जिस कारण गांव में ही अपनी व्यवस्था से टेंट में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले दिनों विधायक और प्रशासन ने आपदा प्रभावित गांव का निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि आपदा प्रभावितों की जांच के लिए राजस्व विभाग के द्वारा गांव में जाकर जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच कर आपदा के मानकों के अनुसार मदद की जा रही है। पूर्व में मदद दी जा चुकी है। विस्थापन की कार्रवाई के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
की मांग करते हैं और हमारे बाल बच्चे बहुत परेशान हैं। हम जो है वन विभाग में उसमें रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। इसमें हमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, काफ़ी दिक्कत है सामना करना पड़ रहा है, जिससे हम अपने विधान प्रशासन से जल्दी कोशिश करते हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए स्वामीराम में हिमालयन विश्वविद्यालय के अधीन हिमालयन हॉस्पिटल में हाईटेक डायलिसिस यूनिट बनाई गई। सेंटर में 30 से बढ़ाकर मशीनों की संख्या 40 कर दी गई। कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने डायलिसिस यूनिट का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिमालयन हॉस्पिटल में मरीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही। स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय के जो हिमालयन अस्पताल है, इसमें डायलिसिस के मरीजों को असुविधा हो रही थी, क्योंकि रोगियों की संख्या ज़्यादा हो गई थी और डायलिसिस की मशीनें कम थी। तो अब ऐसे रोगियों को जो इंतज़ार करते रहते थे डायलिसिस कराने के लिए, उनके लिए नई सुविधा हिमालयन अस्पताल में शुरू हो गई है। नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राजनीति गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में भाजपा विधायक को बिना कमीशन दिए कोई भी ठेकेदार काम नहीं कर सकता है। उन्होंने ई टेंडरिंग को छलावा बताते हुए कहा कि सरकार राज्य ने लोगों की नाक पर जूता खोसा गया। बाबा आप तब तक कुछ और करते रहिए, हमारा तो वही है। जो स्थिति बनी है कोविड के बीच में, सरकार बिल्कुल असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने क्या जो है वो विकास के काम किए हैं। वो ये बताएं कि जिस तरह से आज स्थिति है, डबल इंजन की सरकार है और मेरे ख्याल से 20 सालों में इतनी भ्रष्टतम कोई सरकार नहीं होगी। भ्रष्टतम मंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, विधायक नहीं होंगे। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 6% आप जो है पीएमजीएसवाई में पीडब्ल्यूडी के ठेकों में विधायकों को दीजिए, तब तुम्हें ठेके मिलेंगे। ई टेंडरिंग एक जो है वो छलावा है कि जो निर्णय है ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड के नाक पर जूता है, लेकिन घूसा जरूर है। नहीं कहना चाहता, नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे ये बताओ इस समय क्या मोर को जो है वो चारा खिलाने का वक्त है कि इस यहाँ के नौजवान को जो है उसके हाथ को काम देने का वक्त है, उसके सिर का बोझ कम करने का वक्त है। इस समय हमारी बहनों के चेहरे पर मुस्कान आए, उसका चूल्हा जल सके, उसका वक्त है। इस तरह की जो स्थितियां इस देश में बन रही हैं, महात्मा गांधी के सिपाही, इंदिरा जी के सिपाही चुप थोड़ी बैठे रह सकते हैं। तो इस समय उन सब मुद्दों के लिए लड़ने का वक्त है और हमारी पार्टी हर मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठा रही है और आगे भी उठाएगी। और जिस तरह का वातावरण बन रहा है, मुझे लगता है कि हम 57 से ज्यादा सीटें जो है उत्तराखंड में जीत। नेशनल हाईवे के नाम पर कुछ प्राइवेट ठेकेदार ओवरलोड डंपर हाईवे पर बेतहाशा दौड़ा रहे हैं, जिस कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। पर स्थानीय पुलिस चौकी व थानों के सामने से भी ये वाहन सर पर दौड़ते नजर आते हैं। रुड़की ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मंगलौर थाना क्षेत्र में ऐसे दर्जनों ओवरलोड डंपर दौड़ते हुए देखे तो उन्होंने सभी डंपरों का वजन कराकर चालान काटे। और वहीं पर सक्रिय खनन माफियाओं ने भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिस पर ट्रैफिक इंचार्ज ने सभी ओवरलोडेड वाहनों का वजन कराकर उनके वजन के मुताबिक चालान काटे और आगे से ओवरलोडिंग वाहनों को न चलाने की चेतावनी भी इन लोगों को दी। उधम सिंह नगर के सरकारी अस्पताल में एक विवाहिता की इलाज के दौरान तबियत बिगड़ गई। आनंद फानन में विवाहिता को अस्पताल रेफर किया गया।
बाद में विवाहिता को नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्साए मृतका के परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिसके बाद पुलिस ने देर शाम को पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सक ने पूजा को 2 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर नगर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए मृतका के पिता रविंद्र नाथ मंडल निवासी जगदीशपुर ने देर शाम को थाने में तहरीर देकर अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सरोवर नगरी नैनीताल में 26 अगस्त से होने वाले नंदा देवी महोत्सव की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा के मद्देनजर सीओ सिटी विजय थापा के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड टीम ने मेले स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेले के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में मंदिर और चौराहे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जाएगी। साथ ही मेले में LIU व SOG टीम को भी लगा दिया गया है। नैनीताल आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। सीओ विजय थापा ने बताया कि शहर में पुलिस बल की तैनाती करने के साथ ही मंदिर परिसर में पूजा स्थल पर महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। प्रेस वाले हैं ना, ये सुरक्षा। देखिए, आपको भी मालूम है कि कल से जो है नंदा देवी मेले का जो है प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होगी। तो फोर्स इसके लिए जो है फोर्स तैयार है और फोर्स को लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं पीछे मेरे डॉग आगे की तरफ डॉग स्क्वाड भी आ गया और समय समय मंदिर परिसर की चेकिंग भी करता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो भी जितने भी गेट है, जिस गेट से मात्र जो मंदिर समिति के जो पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा पूजा की जानी है, वो लोग जो पूजा कर रहे होंगे उसको जो है उनके पासेस चेक किए जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। नैनीताल में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठित मां नंदा और सुनंदा देवी की मूर्तियों को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। मूर्ति में केले के पेड़, बांस, प्राकृतिक रंग, रुई और कपड़े समेत अन्य पर्यावरण प्रिय वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुलदेवी के रूप में पूजी जाने वाली मां नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मूर्ति को इको फ्रेंडली वस्तुओं से बनाया जा रहा है, जिससे कि इसे प्राण प्रतिष्ठा और भक्तों के दर्शनों के बाद झील में विसर्जित किया जा सके। नंदा देवी मंदिर में एक अग्नि वृक्ष से मूर्ति निर्माण किया जा रहा है। मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा के भक्तों के दर्शनों के लिए रख दिया जाता है। इस महोत्सव को सन 1925 में लाला मोतीलाल शाह ने शुरू कराया था, जिसके बाद से इसे राम सेवक सभा संचालित कराती आ रही है। नैना देवी परिसर में होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष अपने 198वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते श्रद्धालु सोशल मीडिया के माध्यम से ही दर्शन कर पाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान का समापन 28 अगस्त को होगा। पहले तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि मैं इसमें हाथ बटा रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं सही टाइम पर मुंबई से यहाँ वापस आ गई ये करने के लिए। और किस तरह से किया जा रहा है वो तो ये जो हम पेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक है, जिससे कि हम जब पानी में विसर्जित करते हैं देवी माँ को उस टाइम पे पानी पोल्यूट ना हो। तो ये सब देख के और करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। देवभूमि में कई ऐसे ऐतिहासिक पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से सबसे खास, यूं कहीं सबसे लोकप्रिय त्योहार सातु आठू गौरा महेश पूजा की मनाई जाती है। यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व भाद्र माह की सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि सप्तमी को मां गौरा अपने मायके से रूठकर मायके आती हैं और उन्हें लेने अष्टमी को भगवान महेश आते हैं। गांव के सभी लोग सप्तमी अष्टमी को मां गौरा और भगवान महेश की पूजा करते हैं। सप्तमी को मां गौरा और अष्टमी को भगवान महेश की मूर्ति बनाई जाती है। इस मूर्ति में धतूरा, मक्का, तिल व बाजरा का पौधा लगाकर उनको सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व
है, इसको हम लोग पहले तो बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से हम इसको मना नहीं पा रहे हैं। फिर भी कई घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग झूला चाचरी आदि अपनी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं और बड़ी धूमधाम से उसको मना तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को उजागर और लुप्त होने से बचाने के लिए उसको मना रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अब तक लगभग 44,000 लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसमें से 3,280 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 2,000 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं, तो वहीं 15 कोरोना संक्रमितों की जिले में मौत हो चुकी है। वर्तमान समय में 700 कोरोना संक्रमितों का डॉक्टरों की देख में उपचार किया जा रहा है, जिन्हें निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, सरकार अस्पताल, पंतनगर सहित प्राइवेट होटलों में आइसोलेशन किया गया। उधम सिंह नगर जिले में बीते दिनों खटीमा की एसडीएम और तहसीलदार कोरोना संक्रमित पाए गए थे। काशीपुर में एआरटी ऑफिस के कर्मचारी कोरोना की पुष्टि हुई थी, तो वहीं रुद्रपुर के कोतवाल एसएसआई सहित 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए थे। पुलिस विभाग में जैसे ही कोरोना ने अपने पैर बसाने शुरू किए, तो एसएसपी ऑफिस में भी कोरोना की सैंपलिंग कराई गई। एसएसपी ऑफिस में भी तैनात 14 पुलिसकर्मियों को कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद एसएसपी दफ्तर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सहित जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सितारगंज नगर व क्षेत्र से पहुंचकर तमाम अभिभावक पालिका के मैरिज हॉल में एकत्र हुए। उन्होंने इस दौरान पालिका अध्यक्ष एडवोकेट हरीश दुबे के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक धरना दिया और प्राइवेट स्कूलों द्वारा किए जा रहे फीस के दबाव में निजात पाने के बारे में विचार विमर्श किया। कहा कि कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में ही सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू कर समस्त शिक्षण संस्थान 22 मार्च से बंद करा दिए गए थे, जो अभी भी बंद है। बावजूद इसके निजी स्कूलों के प्रबंधन और शिक्षक फीस जमा करने के लिए कह रहे हैं और बराबर कॉल और मैसेज भेजकर परेशान कर रहे हैं। साथ ही फीस जमा न होने पर बच्चों का भविष्य खराब होने की बात कह रहे हैं। ऐसे बच्चों की मानसिकता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यही नहीं, स्कूल प्रबंधक बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाने की भी बात कह रहे हैं। पहली बात तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बड़े फोन के अभाव में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी यह कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभिभावकों ने उन्हें खरीद कर बड़े फोन दे दिए हैं, अब वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई में उनकी आंखों पर भी असर पड़ रहा है। फिर शिक्षक भी कायदे से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। पालिका अध्यक्ष एडवोकेट हरीश दुबे ने इसके समाधान के लिए अभिभावकों से एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का आह्वान किया। स्कूल प्रबंधन फेसबुक पे
और सोशल नेटवर्किंग पे ये लिख के भेज दे रहे हैं कि जो बच्चा आगे क्लासों में जाना चाहता है वो फीस जरूर दे, और जो फीस नहीं देगा उसके बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा, वो इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि स्कूल प्रबंधन उतने होशियार है नहीं जितने होशियार वो अपने आप को समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ये कह देना चाहता हूं कि सितारगंज में अभिभावक जागरूक है और जागरूक हो चुका है। किसी भी तरीके से हम उस मनमानी शुल्क को नहीं देंगे हम। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून में सीएम शिवेंद्र 3 दिनों तक रहेंगे होम क्वारंटाइन। निजी सुरक्षा अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर यह फैसला लिया गया है। ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सीएम ने लिया फैसला। बता दें कि वो आज होने वाली कैबिनेट बैठक को भी रद्द किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम शिवेंद्र 3 दिनों तक रहेंगे होम क्वारंटाइन और आज होने वाली कैबिनेट बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। बता दें कि आपको कि मुख्यमंत्री के अगले 3 दिनों के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। फोन और वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। 3 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें कि उनका जो ड्राइवर है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। निजी सुरक्षा अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनको होम आइसोलेशन का फैसला लिया है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।